नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी मित्रों। चलिए हमने थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में बताया था और वो स्थायीकरण ऊर्जा कैसे निकालना है उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल है, तो आप इसको ज़रा सा देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है D5, यानी कि D ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और D6 यानी D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम लोग पहले एक एक की बात करते हैं D5 की। देखिए, अगर हमने D5 में 5 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक। ये पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसा बना, इस तरह से बना है। अगर ये चलेगा तो इस तरह से, जैसे घड़ी चलती है वैसे घड़ी की दिशा में घूमेगा। तो इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये जब घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। अगर ये नीचे का भरा होता है इस तरह से तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5, ठीक। तो अब हम इन क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज n = 5, और ये फार्मूला है आपका n, कैपिटल N = स्मॉल n, है ना, n-1/2। तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5, और 5 से अगर यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। तो 4 और इंटू 5, अब इससे हम काट देंगे, 2 दूनाई 4, ठीक है, तो 5 दूनाई 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। अब विनिमय ऊर्जा बराबर होता है n के, तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10। तो हमने n की जगह 10 रख दिया। फिर देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी की विपरीत दिशा में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अर्थात ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इज 0। तो युग्मन ऊर्जा बराबर क्या होता है, x × पाई। तो x की जगह हमने क्या रखा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ नहीं आई तो 0, और अगर 0 × पाई में होगा तो ये 0। इस तरह से अब स्थायीकरण ऊर्जा निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखिए, एक्सचेंज एनर्जी यानी ई का मतलब यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा से हम लोग क्या घटा देंगे, एक्सचेंज एनर्जी से हम लोग, ठीक है, स्थायीकरण ऊर्जा से हम लोग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटा देंगे, ठीक है। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हमारे में 0 थे और एक्सचेंज एनर्जी हमारी 10 थी। तो इस तरह से स्थायीकरण की जो ऊर्जा का मान आया वो 10 K। चलिए इसी सवाल पे ये ज़रा सा देख लेते हैं, D⁻⁶। तो देखिए, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लॉकवाइज में, ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये तो वही आएगा, कैपिटल N तो 10 ही आएगा, ठीक। लेकिन अब देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज n = 1। अब n = 1 है यहाँ पे, ठीक है, n = 1 है। तो यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए, 1 से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और n का मान यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनकी वैल्यू 0 आ रही है। तो चलिए विनिमय ऊर्जा पर बात करते हैं। तो विनिमय ऊर्जा 10 K आप निकाल चुके हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग हम करते हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। युग्मन ऊर्जा को हमारे में एक जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो केवल एक है, उसका 1 में पाई में गुणा करेंगे तो पाई आएगा। तो इस तरह से स्थायीकरण जो ऊर्जा निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी की पाई आया और एक्सचेंज एनर्जी का 10 K आया। इस तरह से स्थायीकरण ऊर्जा का मान 10 K है, ठीक। एक न्यूमेरिकल के द्वारा मैंने कोशिश की कि आपको ये समझ में आ जाए। चलिए हम लोग ज़रा अब आगे बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शन की, जो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा है और ख़ासकर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित, ठीक है। तो आइए बात की जाए ऑफ-बाउ नियम के अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ऐसे तत्वों की हम लोग बात करेंगे जो एक्सेप्शन है ऑफ-बाउ रूल के। ऑफ-बाउ रूल क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ऑफ-बाउ वेग क्या है, ऑफ-बाउ वेग जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बनाना, यानी फॉर मेकिंग। तो यहाँ पर बनाना है, यानी
आपबाउ के जो नियम है उसमें कहा गया है कि जो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए आपबाउ में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपवाद क्या होंगे कि ऐसे तत्व, ठीक है, देखिए अपवाद का ध्यान दीजिएगा, ऐसे तत्व, ठीक है, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वास्तविक और अपेक्षित विन्यास में अंतर होता है और जो आपबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अपवादिक तत्व कहते हैं। चलिए यह मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जो सीखा है रूल के अनुसार से, बोर के अनुसार, आपबाउ के अनुसार और हुंड के अनुसार, जब उनसे भरते हैं और सामान्य भरते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक, इस डिफरेंस के कारण ही अपवाद उत्पन्न होता है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग कहते हैं अपवादिक तत्व। तो चलिए देखेंगे, कुछ तत्व हैं जो अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं आपबाउ के, कि जैसे आपबाउ ने कहा था कि आपबाउ के रूल के अनुसार, आपबाउ के रूल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी उपकोषों में भरते जाते हैं उपकोष के बढ़ते क्रम में, लेकिन अगर उसका पालन नहीं करता तत्व तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन है। तो देखिए इन तत्वों के एस कोष के, देखिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इन तत्वों के एस उपकोष में एक एक बाह्यतम कोष से पहले डी उपकोष में चले जाते हैं और वो स्थायी विन्यास को धारण कर लेते हैं। कह रहा है कि इन तत्वों के जो एस उपकोष से एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से पहले डी उपकोष में चले जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं यही हमें समझना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग इन पे क्यों ये जाते हैं बाहर। आइए देखते हैं क्रोमियम का। देखिए मैं आपके सामने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2। अपवाद की जड़ यहाँ पे है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी, सपोज यहाँ पर किसी आदमी के पास 5 कमरे हैं, अगर वो 4 कमरे उठा दिया किराए पर, तो उन चारों से कहेगा कि आप 5वां किरायादार ढूंढ के लाएं और उस कमरे को भी आप उठवा दें, मतलब उसको भी किराए पर उठवा दें। दूसरा आदमी 4s है, उसके पास 2 लोग हैं एक ही कमरे पर, लेकिन अगर वो एक कमरा भी किराए पर, देखिए यहाँ पर अगर एक आदमी को दे देता, सपोज करिए कि ये 3000 रेंट दे रहा है, इनमें से दोनों 3000 दे रहे हैं, तो अब ये कह रहा है कि ऐसा करिए कि अगर आप एक किराएदार मुझे दे देंगे तो मेरा जो कमरा खाली है वो क्या है, भर जाएगा। तो इसने कहा ठीक है ले लो, और इसको इस बात का फ़र्क भी नहीं पड़ा क्योंकि 3000 रेंट वो तब भी ले रहा है और अब भी ले रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो कि या तो अर्धपूरित कक्षा हो या पूरित कक्षा हो, यानी हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों ही अवस्थाओं में ऑर्बिटल्स स्थायी होती है। ठीक, तो देखिए इस पर यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब भी ये स्थायी है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये स्थायी है। तो एस क्या करेगा, एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे आ जाएगा, डी उपकोष के खाली ऑर्बिटल में। तो इस तरह से ये, चूँकि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा वो क्या है, ये हमने आपबाउ के नियम से भरा था, जो कि गलत है। ये आपका एक्सपेक्टेड है, यानी अपेक्षित ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम जाएंगे एक्चुअल में कि ये अपवाद था क्यों। तो मैंने अपवाद बता दिया आपको क्यों अपवाद था, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल खाली है उससे एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें रहेगा तब भी स्थायी है, और 2 रहेंगे तब भी स्थायी है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसी चीज़ पर देखते हैं क्रोमियम का। देखिए तो क्रोमियम पर हमने देखा, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, और देखिए यहीं पर हम आके ये अपवादित में, जहाँ उसमें ये था कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये देखिए एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आ गया, और ऐसा आने से इसके स्थायित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एस वैसे ही कि वैसा स्थायी है जैसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन में था, अब इस समय वो 1 इलेक्ट्रॉन में भी स्थायी है। तो
और उसने एस को दे दिया तो इसने डी को दे दिया तो डी भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया। इस तरह से क्रोमियम जो है अपने बाहरी कोश के एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है कि डी का स्थायित्व भी बन जाए, और एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब भी वह अस्थाई है और दो है तब भी अस्थाई है, यानी वो दोनों कंडीशन में स्टेबल है, इसलिए एस को एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में पहुंच जाता है। तो इस तरह से क्रोमियम अपवादिक था और मैंने क्रोमियम को आपको समझा दिया। आगे इसी पर बात करते हैं कापर की। देखिए ये कापर का आपके सामने दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, एक आपका एक्सेप्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक एक्चुअल। देखिए एक्सेप्टेड में है क्या, हमने अगर यहाँ पर भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब हम जहाँ पर हमारे समस्या है अपवाद की, हम उसी जगह बात करेंगे। तो हमारा अपवादिक काम यहाँ पे है, ठीक है, ये अपवादित है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये अपवादित है 3d9 4s2। फिर वही समस्या कि अभी तक हम जो आपको समझा रहे थे कि अगर डी का एक ऑर्बिटल खाली है, पूरा का पूरा खाली है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल के आखिरी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तब भी एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए कि मैंने आपको पहले बताया कि एस की जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर एस का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो एस के स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाएगा, डी ऑर्बिटल्स के खाली ऑर्बिटल में, तो वो क्लॉकवाइज था इधर वाला, और जो अब इलेक्ट्रॉन गया वो एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गया। इस तरह से जब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो ये अधिक देर तक अधिक स्थायी हो गए। तो ये यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये इसमें, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहा था और ये निकल के यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो इस तरह से कापर भी क्या हुआ, कापर में 29 थे 29 थे, लेकिन डी ऑर्बिटल कैसी थी, डी ऑर्बिटल्स उसकी 3d9 था और इसमें 4s2 था, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में चला गया, क्योंकि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब भी स्थायी है एस, और दो इलेक्ट्रॉन है तब भी स्थायी है। तो इस तरह से अपने स्थायित्व को बनाने के लिए एस का इलेक्ट्रॉन निकल के डी में पहुंच जाता है, और अब ये जो है स्थिति ये स्टेबल वाली हो गई, स्टेबल अब ये हो गई और ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल ऐसा जिसमें हम लोग अपवाद के अनुसार भरे थे, अब अपवाद के कारण वो अनस्टेबल हो गया, और Cu29 सामान्य एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया वो यहाँ पर सही हो गया। तो इस तरह से अपवाद हैं। अपवाद में आपको ध्यान रखना है दो ही कंडीशन बनेंगी, जब डी में या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो। डी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एस का एक इलेक्ट्रॉन, अगर एस में है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डी के पास आ जाएगा, तो डी के पास 5 हो जाएंगे और एस के पास 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन जब डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डी के पास फिर से आ जाएगा, तो 9 की बजाय डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आप जानते हो कि डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो जितनी ऑर्बिटल्स होंगी उसका दुगना इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब 5 ऑर्बिटल्स तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। इस तरह से यह स्थायी हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये कुछ बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तरह मॉलिब्डेनम का है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था शुरू में कि जब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े होने लगते हैं तो हम लोग अक्रिय गैस का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 42 हो गया, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि क्रोमियम 36 होता है, तो यहाँ पर 36 तक तो क्रोमियम के अनुसार भर दिए। अब हमारे पास जो कंडीशन बची वो बची सिर्फ ये 4d9 5s2। मैंने अभी बताया कि अगर डी में 4 हैं और एस में 2 हैं तो फिर एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में आ जाएगा और इस तरह से ये स्थायी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका एक्सपेक्टेड है और ये एक्चुअल है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अपेक्षित, कि ये अपेक्षा की जाती थी, और एक्चुअल का मतलब कि वास्तव में ये है। तो इस तरह से मॉलिब्डेनम भी अपवाद है। इसी तरह से देख लीजिए Ag। अब इसमें मैंने बताया ना डी में, देखिए डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 आ गए,
तो एस का एक इलेक्ट्रॉन फिर निकल के डी में चला जाएगा तो डी के पास फिर 10 हो जाएंगे, यानी इसकी ऑर्बिटल्स फुल हो जाएंगी और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सेम वही कंडीशन यहाँ भी आ गई, ये आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाला स्टेबल है और ये सही है और ये गलत है। इस तरह से एयू में देख लीजिएगा, एयू में भी देखेंगे तो यहाँ पर 5d9 आ रहा है, यहाँ 6s2 आ रहा है, तो 6s2 का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर 5d9 में चला जाएगा, यानी ये फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो जाएगा और ये एक्चुअल हो जाएगा, तो ये सही और ये गलत। तो इस तरह से जो अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये अपवादिक क्यों हैं, ठीक है। अपवादिक का कारण सिर्फ उनकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है, और इस स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के ऑर्बिटल्स की भी व्याख्या हमने पीछे लेक्चर में कर दी है, ठीक। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो तो एक लेक्चर और मेरे कहने से आप पिछला लेक्चर और देख लीजिए। अब देखते हैं तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। देखिए हमारे पास यहाँ कॉपर है, ठीक, कॉपर। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे? जब हम किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, इसके बाद पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं वही हम लोग उन इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग कर लेते हैं। जिनकी जोड़े नहीं बनते, जिनका पेयर नहीं होता, जिनके युग्म नहीं बनते, जिनके साथी नहीं मिलते, उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं अयुग्मित। जिसे सपोज करिए कोई आदमी है और बेचारे की शादी नहीं हुई है तो वह अभी अयुग्मित है, लेकिन अगर उसका जोड़ा मिल जाए तो वो युग्मित हो जाएगा। तो चलिए अयुग्मित की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब हम कॉपर का धनात्मक है, Cu+ है, ठीक है। आप जानते हो कि अगर Cu+ है, धनात्मक चार्ज है, तो कॉपर का 29 होता है, 29 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। और 29 से अगर हम एक निकाल देंगे तो हो जाएगा 28। तो यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब भरेंगे वो केवल 28 का भरेंगे। तो ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब देखेंगे एस में 2 होने चाहिए, 2 हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी में 6 और डी में 10 होने चाहिए, 10, यानी सबका जोड़ा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख दिया गया, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें भी 2 भरे, 2 भरे, 2 भरे और 2 भरे, यानी जब जोड़ा सबका मिल गया तो कोई भी अब कुंवारा नहीं बचा, यानी सभी के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब हम लोग बात करें मैग्नीज की, ठीक है। मैग्नीज, तो देखिए मैग्नीज का कितना होता है? मैग्नीज होता है आपका 25। तो यहाँ पर 25 से हम लोग कितना निकाल देंगे? 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बचेगा कितना? 2 निकाल देंगे बचेगा 23। अब 23 भरना में, तो देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 5 23। अब डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमने उनको भरा, सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन भरा। अब बेचारे पाँचों के जोड़ा नहीं मिल रहे हैं, पाँचों अनमैरिड, यानी कि अनपेयर्ड की संख्या यहाँ पर 5। तो इस तरह से तत्वों में हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए Fe है, ठीक है, इस समय इसका नाम होगा फेरस। तो फेरस अब इसका होता है 26, 26 से 2 निकाल दीजिए बचेगा 24। अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 और 18 6 24। अब चूंकि डी में अंतिम उपकोष का हम लोग भर रहे हैं तो डी में अधिकतम 10 होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहले वाले में तो जोड़ा मिल गया, अब जोड़ा नहीं बचा, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके साथ कोई पेयर करने नहीं आया, कोई जोड़ा बनाने नहीं आया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। इस तरह से नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन का होता है 7, चूँकि ये ऋणात्मक है तो इसमें हम लोग 3 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन का भरेंगे तो देखिए 2 2 4 और 6 4 10, यानी ये पूरी तरह से भरा है। और एस में 2 होने चाहिए, हैं, पी में 6 होने चाहिए, हैं, हमने पी उपकोष का निकाला अंतिम में, तो देखिए ये
दो जोड़ा यानी सबके पास इलेक्ट्रॉन के पास जोड़ा है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे, आप क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम्स नंबर। देखिए जो परिभाषा लिखी वो तो आप देख लो, फिर मैं आपको ओरल बता रहा हूँ। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण की दिशा को निरूपित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर यह बात कही गई है कि इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले ये देखेंगे कि वो नाभिक से कितनी दूरी पर है, उस किस कक्षक में है, उसका चक्रण क्या है। इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक, तो अब एक लाइन में परिभाषा हो जाएगी कि क्वांटम संख्याएं ऐसी काल्पनिक संख्याएं हैं जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा यानी सेल, उपकक्षा यानी सब सेल, ठीक है, अभिविन्यास और आकृति यानी कॉन्फ़िगरेशन और उसका स्ट्रक्चर, शेप और स्पिन, उसके चक्रण की दिशा को जो जिनसे जाना जाता है उन्हें हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन की ये 4 डिटेलें जान सकते हैं, कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और चक्रण। ठीक है, तो इन जिन संख्याओं द्वारा इन्हें प्रदर्शित करते हैं उन काल्पनिक संख्याओं को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। अब क्वांटम संख्या कितनी होती हैं, तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा इंग्लिश से लिख दिया है। द नंबर्स विच डिजाइनेट एंड डिस्टिंग्विश वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर छूटा हुआ सी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम और कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के प्रकार। तो क्वांटम नंबर मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जिन्हें हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिनको हम लोग एजुमेथल क्वांटम नंबर कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिनको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, और चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा होगा क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या एजुमेथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से क्वांटम नंबर के 4 टाइप्स हैं और उन क्वांटम नंबर को हम लोग अब एक एक डिटेल करके पढ़ते हैं। तो चलिए पहले बात की जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की या मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए यह क्वांटम संख्या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यह क्वांटम संख्या परमाणु से इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। इसे हम लोग n से व्यक्त करते हैं। इसके मान 1 तथा अनंत के मध्य कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो ये मैंने इसका ऐसे फार्मूला बना दिया है कि 1 इज ग्रेटर दैन n इज ग्रेटर दैन इनफाइनाइट, यानी कि आप ऐसा सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे समझिए सिंपल सी भाषा में कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष को व्यक्त करती हैं उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, किसको व्यक्त करेंगी, इलेक्ट्रॉन के कोष को जो व्यक्त करती हैं उन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं और इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जहां n क्या है, n आपका वही n इक्वल टू 1 2 3 4 जो आप पढ़ रहे हो कोष है ना, n यहाँ पर आपका कोष है। तो n के लिए परमिशिबल वैल्यूज जो होगी, अपेक्षिक संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, 1 2 3 4। देखिए अभी तक तो ज्ञात तत्वों में जो भी हैं, जितने भी हैं, हमने बताया कि 1 से लेकर अनंत तक के बीच की जो पूर्णांक संख्या होंगी वो क्वांटम संख्याओं के मुख्य क्वांटम संख्या होंगी यानी n से प्रदर्शित होंगे। लेकिन ज्ञात तत्वों के धरातल अवस्था में स्थित परमाणुओं में n का अधिकतम मान अभी हमने 7 ही प्राप्त किया है। जैसे हमने आपको बताया ना कि n बराबर 1 2 3 4 5 है ना। इसी तरह आवर्त की बात हमने किया था। तो जैसे एक मिनट, हाँ यहाँ पर जैसे हमने बात किया KL M N O P Q। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से
हमको के उपकोष, एल उपकोष, सॉरी के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, ओ कोष, पी कोष और क्यू कोष, और इनको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से भी व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब कि अभी तक जो क्वांटम नंबर में मुख्य क्वांटम संख्याओं के जो मान हैं वो 7 तक ही हमें प्राप्त हैं, क्योंकि हमारे 7 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर जाते हैं। ठीक, दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे एज़ोमेथल। पहले तो देख लीजिए इसके ढेर सारे नाम हैं। एज़ोमेथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इन्हें मतलब सहायक क्वांटम नंबर। एंगुलर मतलब कोणीय, या सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक, एज़ोमेथल माने दोगंशी। तो इतने इसके नाम हैं। ठीक, इनकी खोज किसने की थी? तो सोमरफील्ड साहब ने इनके बारे में बताया था। ये एज़ोमेथल क्वांटम नंबर को सोमरफील्ड साहब ने पहले बताया था। तो क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड ने की थी। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा की आकृति एवं उसके कोणीय संवेग का निर्धारण करती है। इन्हें एल से व्यक्त किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्याओं को हमने बताया एन से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एज़ोमेथल क्वांटम नंबर या कोणीय, तो यहाँ पर हम उसको एल से व्यक्त कर रहे हैं। और ये किसको बताएगी? आप सब कुछ भूल जाइए, आप सीधे सीधे याद करिए, ये आपके उपकक्षा या सबसेल को बताती है। ठीक है, तो एज़ोमेथल मुख्य क्वांटम संख्याओं के अंतर्गत हमने कोष के बारे में जानकारी देती है, और एज़ोमेथल या एंगुलर या सेकेंडरी या सब्सिडियरी ये किसको बताती है? ये उपकोष को या उपकक्षा को बताती है। तो ठीक है, एल हमारा क्या बताता है? उपकक्षा के बारे में या उपकोष के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब निकालने के फार्मूले हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π√L+1। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग कोणीय संवेग निकाल लेंगे, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है आप जानते हो, पाई का मान भी आप जानते हो, और एल द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो जब कोणीय संवेग कहा जाएगा तो यहाँ पर मान दिया जाएगा, एल का कोई मान हो सकता है, और एल का ही मान हमें चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो मान फिक्स होता है, और 2π का भी मान आप जानते हो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लर्न कर रहा है, जो आपके मुख्य जो क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल में ये आपको परेशान करेगा। तो आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए कि अगर उपकोष के प्रतीक में एस उपकोष है तो एल का मान 0 हो जाएगा, पी उपकोष है तो 1 हो जाएगा, डी उपकोष है तो 2 हो जाएगा, और एफ उपकोष है तो 3 हो जाएगा। ठीक, ये मान आपको लर्न करना है कि यदि उपकोष का प्रतीक S है तो L का मान 0 हो जाएगा, उपकोष का प्रतीक P है तो L का मान 1 हो जाएगा, उपकोष का प्रतीक D है तो L का मान 2 और F है तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से इनके लिए यहाँ देखिए कोणीय संवेग के क्वांटम संख्या के लिए हमने अभी बताया था ना पिछले में कि क्वांटम संख्या निकालना है, तो अगर S में इलेक्ट्रॉन होगा तो हम L का मान 0 रखेंगे, P में इलेक्ट्रॉन होगा तो L का मान 1 रखेंगे, D में इलेक्ट्रॉन होगा तो L का मान 2 रखेंगे, और F में इलेक्ट्रॉन होगा तो L का मान 3 रखेंगे। उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उन्हीं के हिसाब से हम लोग यहाँ पर फार्मूले के माध्यम से गणना कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए अगर 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, P के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/√2 इंटू h/π, या 6 इंटू D के लिए हम लोग लिखेंगे 6 इंटू h/2π, और L के लिए F के लिए लिखेंगे √8 इंटू h/2π। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी हो गई है। अभी आपका जो बचा है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और स्पिन चक्रण क्वांटम नंबर, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।